हेलो, आप देख रहे हैं आजीवक फिलॉसफी चैनल। मैं हूं डॉक्टर संतोष कुमार। इस समय साउथ एशिया के छोटे-छोटे देशों में तख्तापलट हो रहा है। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इनमें सरकार की स्थिरता नहीं है और स्थिरता वहाँ के प्रशासन में बनी हुई है। नेपाल लंबे समय तक राजशाही में रहा है। वह लगभग 240 वर्ष राजशाही की अधीनता में जिया है। वहाँ की जनता राजशाही से तंग आकर सन 1950 से लोकतंत्र और गणराज्य के लिए संघर्ष करने लगी थी। पहली बार नेपाल में माओ से प्रभावित होकर कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 1949 में किया गया था। यह संघर्ष लंबे समय तक तमाम अंतर्विरोधों से होता हुआ 1990 के दशक में सफल होना लगभग शुरू हो गया। बीच में नेपाली कांग्रेस, जो राजशाही के समर्थन से ही सरकार चलाई लगभग 50 वर्ष, के बाद माओवादी संगठक दलों ने गठबंधन करके एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया और संविधान लोकतंत्र के लिए नेपाल के संसद पे दबाव डाला। 2008 में जब संविधान बनने लगा और पूर्ण बहुमत में जीतकर मार्क्सवादी पार्टियां गठबंधन के साथ आईं, तो उन्हें अति उत्साह हो गया। विदेशी ब्यूरो, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के सदस्य थे, कामरेड लक्ष्मण पंत, उन्होंने अति उत्साह में कहा कि हमारी पार्टी अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के 160 वर्षों के इतिहास में सत्ता तक पहुंचने वाली पहली ऐसी पार्टी बन गई है जिसके पास सर्वहारा वर्ग की अलग सेना है और जो इन अलग अलग तरीकों का प्रयोग करते हुए सत्ता में पहुंची है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी 1976 में कॉमरेड माओ के देहांत के 32 वर्षों बाद सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली कम्युनिस्ट पार्टी है। हालांकि इस बात के लिए लक्ष्मण पंत की आलोचना भी की गई, क्योंकि जो जन सेना थी और राजसत्ता की सेना थी, नेपाल में अभी एकीकृत राष्ट्रीय सेना का उसमें रूपांतरण नहीं हो सका था और न ही नेपाली गणराज्य पूरी तरह से लोकतंत्रवादी हो सका था। पूंजीवादी शक्तियां और मार्क्सवादी पार्टियां दोनों मिलकर नेपाल की सत्ता पे काबिज हो गईं, जिससे आम जनता के सपनों पर पानी फिर गया और वह जो असंतोष था जन का, वह धीरे धीरे जन आक्रोश में बदला, क्योंकि यह मार्क्सवादी पार्टियां, नेपाली कांग्रेस, जो राजनीति में थे, वहाँ की दो जो बड़ी जातियां हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिन्हें क्षेत्रीय कहा जाता था और ब्राह्मण को पहाड़ी बाहुन कहा जाता है, इन दोनों का वर्चस्व है। यही कम्युनिस्ट पार्टियों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, क्योंकि नेतृत्वकारी पदों पे वे थे, और नेपाली कांग्रेस में क्षत्रियों का था, जिसमें खासकर कोइराला वंश का खास दबदबा था। दोनों ने मिलकर बारी बारी से सत्ता संचालन का समझौता कर लिया। इस असंतोष से एक जनव्यापी आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जिसे जेएनजी आंदोलन कहा जाता है। 2025 में पूरे नेपाल को एक ऐसी आग में झोंक दिया कि प्रधानमंत्री केपी ओली को देश छोड़कर भागना पड़ा। हालांकि इससे पहले भारत के रॉ एजेंट सिंह बिष्ट, जो लकी बिष्ट के नाम से विख्यात हैं और एजेंट लीमा नामक पुस्तक जिन्होंने लिखा है, वो रॉ के पूर्व एजेंट भी रहे हैं। उन्होंने 8 माह पहले
नवभारत टाइम्स में एक साक्षात्कार देने के दौरान कहा था कि आज के युग में सूचना सबसे बड़ा हथियार है और एक सूचना जो मैं आपको दे रहा हूँ ये दुनिया के किसी अखबार चैनल में अभी तक नहीं आया है। आप देखेंगे कुछ कुछ महीनों में नेपाल की सरकार गिर जाएगी और इसे गिराने में विदेशी एजेंसियों का हाथ होगा। वे ये भी कहे कि नेपाल में जितने और एजेंसियां हैं संभवतः उतने वहाँ के सिविलियन यानी नागरिक भी नहीं होंगे। ऐसे में नेपाली जनता उनकी समाज व्यवस्था को लेकर काफ़ी चिंता भी बना हुआ है। एक मैं आर्टिकल तैयार किया हूँ और इससे हम नेपाली जनसंघर्ष, उसकी समाज, राजनीति और अर्थ के वर्चस्व को समझने की कोशिश करेंगे। नेपाली गणराज्य और इसकी कहानी क्या है? में ब्राह्मणों की आबादी 12.2% है और सबसे ज़्यादा जो प्रधानमंत्री बने हैं वो ब्राह्मण ही बने हैं, जिसमें पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं, रामचंद्र पैडोले हैं, प्रभुराम शर्मा है, देवराज घिमरे स्पीकर जो बने वो भी ब्राह्मण हैं। और जो 7 राज्य हैं इस देश में, कोसी, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्णाली और सुदूर पश्चिम, वहाँ के अधिकांश मुख्यमंत्री, लगभग 4-5 मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण ही हैं। तो यह नेपाल की जनता में संदेश चला गया कि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार चल रही है या ब्राह्मणवादी सरकार चल रही है। यह भी लोगों में जनता के असंतोष का विषय बना। एक दूसरी जो जाति है जो लंबे समय तक राजशाही के अधीन सत्ता में रही है, जिसे क्षत्रिय और क्षत्रिय कहा जाता था, ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों खस आर्य कहे जाते हैं। यह नेपाल की सबसे बड़ी जाति समूह है। कौन? यानी क्षत्रिय। यह वहाँ की जनसंख्या में 16.6% है। नेपाली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस सुशीला कार्की क्षत्रिय ही हैं, राजपूत हैं, जिन्हें नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में इस आंदोलन के बाद सत्ता सौंपी गई है। के जो सेना के प्रमुख हैं वो भी क्षत्रिय ही हैं। संसद में खस आर्यों का एक तरह से दबदबा भी है। वहाँ की प्रतिनिधि सभा के 164 सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं। प्रचंड कैबिनेट में 55 सदस्य खस आर्य हैं। यह पूरी नेपाली जनसंख्या के 57% है। 4% वहाँ मुसलमान हैं, लेकिन उनका कोई प्रतिनिधि नहीं है। 13% दलितों में सिर्फ एक प्रतिनिधि चुना गया है। यह भी चिंता का विषय है। नेपाल की शाही खत्म हुई और वहाँ गणराज्य आया। लोकतंत्र में यानी 2008 से लेकर इन 15 वर्षों में इसके बाद 9 प्रधानमंत्री बनाए गए, जिनमें से 8 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय थे। शेर बहादुर था जो देवबा हैं वो क्षत्रिय थे। बाकी सारे प्रधानमंत्री ब्राह्मण ही थे। नेपाल की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में 71% जनता पर 29% खस आर्यों का वर्चस्व, शासन और दबदबा है। यह राजशाही में भी था और लोकतंत्र में भी है। यही वह वजह है जो जनता में असंतोष का कारण। दूसरा कारण है वो भाषाई संरचना का है, क्योंकि दुनिया के आंदोलन, गृह युद्ध के लिए भाषा भी एक कारण बनते रहे हैं। वह एक कारण नेपाल में भी है। भाषाई दृष्टि से भी हमें देखना चाहिए। नेपाली खस आर्यों की भाषा है, यानी जो 29% नेपाली हैं, पहाड़ी आर्य हैं, वह उनकी मुख्य भाषा है और जनजातियों की अपनी अलग भाषा है। मधेसी जो 2 राज्य हैं उनकी अपनी है, लेकिन राजकाज की भाषा नेपाली भाषा को बनाया गया। इसी कारण उस नेपाली भाषा में जो आर्य दक्ष थे, उन्हें शासन प्रशासन में ज़्यादा भागीदारी है। बाकी जनजाति और मधेसी प्रदेश के जो लोग थे, जिनकी अपनी अलग भाषा थी, उस भाषा में उतने दक्ष नहीं हो सके।
तो जो नेपाली आर्यों की खस भाषा नेपाली है, उसके प्रति भी यहाँ की जो जनता है, जिनकी अपनी अलग भाषा है, असंतोष व्याप्त था। अब हम देखें कि नेपाल में जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टी जिसे कहा जाता है, वो कौन है? एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओवादी सेंटर, जिसके अध्यक्ष प्रचंड हैं, और दूसरी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी, इसके अध्यक्ष केपी ओली शर्मा हैं, और यह 3 बार नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए। तीसरी पार्टी है नेपाली कांग्रेस। पहले इसके मुखिया ब्राह्मण थे, अब शेर बहादुर देउबा हैं जो क्षत्रिय। यानी 3 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष यह ब्राह्मण और क्षत्रिय ही हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराव भट्टराई से सवाल किया गया था बीबीसी लंदन के एक आर्टिकल में कि नेपाल में कम्युनिस्ट राज है या ब्राह्मण राज। तो उन्होंने जो जवाब दिया था बड़ी मजेदार है। भारत में भी ब्राह्मण, जो कम्युनिस्ट ब्राह्मण है, इसी तरह के जवाब देते हैं। वे कहे कि मेरा जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ, ये मेरी गलती नहीं है, मैंने तो जाति छोड़ दी है, शादी भी जाति से बाहर की है। इस बात को समझने की जरूरत है कि जिनका जन्म ऊंची जाति में होता है, उनके पास पढ़ाई के ज्यादातर मौके होते हैं। पढ़ाई के बाद उनके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता है। किसी भी क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व भी यही करते हैं। ब्राह्मण पढ़ते हैं, बुद्धिमान होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, इसलिए उनका किसी भी राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक पार्टी, शासन सत्ता में पहला अधिकार है, ये कहना चाहते हैं। इनके कहने का यही निहितार्थ है। यहाँ पर मुझे याद आता है जॉर्ज ऑरवेल। इसीलिए कम्युनिस्टों की आलोचना करते हुए स्टालिन के शासन के विरोध में एनिमल फार्म की रचना की थी, और वो एक आयरनी पॉलिटिकल शैली की रचना है। उसमें उन्होंने दिखाया था कि पशुओं ने मनुष्यों के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, और वह आंदोलन कुछ समय बाद इस तरह फलीभूत हुआ कि उस आंदोलन का जो मुखिया था सुअर, उसने कहा कि शासन सत्ता में प्रगतिशील हैं, मजबूत हैं, नेतृत्व करने की इनकी क्षमता है, इसलिए शासन सत्ता हमारे हाथों में होनी चाहिए। यानी वे शासन सत्ता अन्य जानवरों में अपना प्रशासन को बांटा नहीं। वही हाल नेपाली कम्युनिस्ट आंदोलन में कब्जा किए ब्राह्मणों का है। भट्टराई आगे कहते हैं कि पूरी दुनिया की कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी आंदोलन को उठाकर देखें तो इसका नेतृत्व करने वाली ऊंची जाति या वर्ग से थे। मार्क्स से लेकर गांधी, नेहरू तक हमने संविधान में हाशिए की जातियों के लिए कई तरह की व्यवस्था की है। यानी वो भारत से तुलना इसकी करते हैं कि नेहरू, गांधी, ये सब ऊंची जातियों से थे, और इन्होंने भारतीय गणराज के लिए आंदोलन किया। दृष्टिकोण से देखें तो भी विद्वान आहुति, जो वैज्ञानिक कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है? वे कहते हैं कि भारत से पूंजीवाद नेपाल में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दलाली के रूप में आया। जिस तरह से भारत में औद्योगिक और प्रगतिशील पूंजीवाद नहीं था, उसी तरह से नेपाल में भी पूंजीवाद दलाली के रूप में आया। इस पूंजीवाद के पास जाति से लड़ने का कोई दर्शन नहीं। नेपाली समाज में भी जाति को लेकर तमाम समस्याएं बनी हुई हैं। दलितों के प्रति छुआछूत, अपमान, भेदभाव वहाँ अभी भी व्याप्त है। जब उन्हें भारत का हवाला दिया गया और कहा गया कि डॉक्टर अंबेडकर ने जाति के सवाल को लेकर भारत में काफी काम किया है और उन्हें सुझाव सुझाया है, तो आहुति कहते हैं कि मुझे इस मामले में डॉक्टर अंबेडकर की समझ पर भी शक होता है। डॉक्टर अंबेडकर को लगा था कि धर्म परिवर्तन से जाति भेदभाव खत्म हो जाएगा। यह बिल्कुल गलत समझ थी। अंबेडकर की राजनीतिक लाइन बिल्कुल नाकाम रही। यहाँ आहुति की समझ शानदार है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत में जो धर्मांतरण लोग कर रहे हैं, दलित किए हैं, उत्पीड़न और शोषण से बचने के लिए, उनकी जात खत्म नहीं हुई है। नेपाली समाज व्यवस्था में यादव, पिछड़ी जातियों में यादव एक मजबूत जाति है,
क्योंकि पहले जो कांग्रेस से प्रधानमंत्री बने थे रामवरण यादव, वो यादव ही थे। नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव कहते हैं इसके बारे में, यानी जाति व्यवस्था के बारे में, राजशाही व्यवस्था में धमक क्षत्रियों की थी और लोकतंत्र के आने के बाद ब्राह्मणों की हो गई। इन्हीं दोनों के बीच सत्ता का आना जाना हुआ है। नेपाल की सरकार, सेना, पुलिस, प्रशासन और पूरी शिक्षा व्यवस्था में ब्राह्मणों का दबदबा है। संविधान को भी 4 ब्राह्मण और 1 क्षत्रिय ने मिलकर बनाया है। यानी नेपाल की जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी पे जो दबदबा है वह ब्राह्मण और क्षत्रियों का ही है। ऐसे में जो जनजातीय मूल निवासी पिछड़ी जातियां हैं, दलित जातियां हैं, वह वहाँ दोयम दर्जे की नागरिक बन के रह गए हैं। यानी उन 71% जातियों पर 29% इन ब्राह्मण क्षत्रियों का वर्चस्व कायम है। इसी मामलों के विद्वान विजयकांत कर्ण कहते हैं कि नेपाल के जितने भी राजदूत विदेशों में हैं, उनमें से 90% ब्राह्मण हैं। यानी जो मलाईदार पद है उसमें ब्राह्मण, खासकर ब्राह्मणों का और क्षत्रियों का राज कायम। इसे हम इस रूप में समझें कि मैं ये समझ रहा हूँ कि जब राजशाही नेपाल में रही है लगभग 240 वर्ष, उसमें ब्राह्मणों का उतना दबदबा नहीं रहा होगा, क्योंकि सबसे बड़ी जाति क्षत्रिय यानी क्षत्रिय राजपूत थी। वही उसके राजा होते थे। उन्होंने पूरे देश पर शासन किया। ऐसे में शासन सत्ता पाने के लिए जो ब्राह्मणों के पास सबसे मजबूत अस्त्र लगा, वो लोकतांत्रिक चरित्र था, जिसे कम्युनिस्ट आंदोलन के रूप में चलाना था। और वही रास्ता था जो राजशाही के खत्म करके ब्राह्मणशाही खत्म की जाए। ऐसे में ब्राह्मणों ने कम्युनिस्ट आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में लिया और राजशाही के खिलाफ पूरी जनता को सर्वहारा के नाम पे आंदोलित किया। और अंततः राजशाही 2008 में राजशाही के खत्म होते ही बड़ी संख्या में कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव जीती और उनका जो गठबंधन था, वो गठबंधन ही बड़े पदों पर आसीन हुआ। ऐसे में पूंजीवाद का जो चरित्र था वो सरकार में धीरे धीरे अपनी जड़ जमाने लगा। जो सर्वहारा की बात करने वाले, पूंजीवाद की खिलाफत करने वाले कम्युनिस्ट राजनेता थे, वो धीरे धीरे पूंजी के शिकार हो गए और पूंजी के चरित्र को अपनाकर अपना ही घर भरने लगे, अपनी जेब भरने लगे, अपने बाल बच्चों को विदेश पढ़ाने लगे। और आर्थिक दोहन से नेपाली समाज व्यवस्था पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो गई। लोगों को खाने की समस्या उत्पन्न हुई, बेरोजगारी अधिक बढ़ी। जेन जी जिसे कहा जाता है, जो 1997 और 2020 की पैदाइश हैं, उनके सामने इतिहास नहीं था, सोशल मीडिया थी। सोशल मीडिया पे इन भ्रष्टाचारी सरकार के निरंकुश शासनों को प्रसारित किया गया और अंततः वह युवा एक भीड़ में तब्दील हुआ, जिसे कुछ विदेशी शक्तियों ने भी हवा दी। एक जो जेनजी का नेतृत्व कर रहे थे, सुदन गुरंग, उन्होंने 2015 के आए भूकंप के नेपाल में वो खड़ा किया, हमारो नेपाल। उसमें विदेशी यानी अमेरिकी संस्थाओं ने काफी फंडिंग किया। निर्दलीय चुनाव जीते काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का भी यूएस एम्बेसडर से और इस नेपाली क्रांति के आंदोलन में इन दोनों लोगों ने भरपूर सहयोग किया। नेपाल की जो समस्या है वह पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में उनका स्वरूप क्या होगा वह देखने का विषय है, क्योंकि वहाँ चाइना का भी दखल है, अमेरिका का भी दखल है और विश्व राजनीति में चाइना, रसिया, अमेरिका और पूरा यूरोप, ब्रिटेन सहित 2 धड़ों में बटा हुआ है। इन्होंने पूरे साउथ एशिया को रण का क्षेत्र बना दिया है। खाड़ी देशों में
लोगों को चैन का सांस लेने नहीं देते, आपस में लड़वाते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि बड़ी शक्तियों का भी विनाश होगा और छोटी शक्तियां जब एकजुट होंगी तभी ये संभव है।